स्वागत आपका फिर से हमारे चैनल ब्रिलियंस 53 में। तो हमने इसके प्रीवियस लेक्चर में वर्तमान भारतीय समाज में प्रारंभिक शिक्षा के प्रश्नों को खत्म करने के बाद सेकंड पेपर स्टार्ट किया था, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास राजन सीरीज के इस सेकंड लेक्चर में प्रश्न नंबर 36 से कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ऑल वाले बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए और इस चैनल को शेयर कर दिए व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम और फ्रेंड्स के साथ, ताकि उन्हें पता चल जाए फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर जो भी डीएलएड करते हैं उन्हें इस चैनल को शेयर करना ना भूलें। प्रश्न नंबर 36, किस अनुच्छेद से संबंधित है स्त्री एवं बच्चों का क्रय विक्रय ही नहीं वरन स्त्रियों और बच्चों का अनैतिक व्यापार भी दंडनीय अपराध है? अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद कोई नहीं। तो 36 का उत्तर क्या आ जाएगा? तो 36 का उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 25। ठीक है, 12 से 35 जो आपका आता है मौलिक अधिकार भाग 3 भारतीय संविधान का, उसी में अनुच्छेद आपका 25 आएगा मौलिक अधिकार के अंतर्गत। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 37। प्रश्न नंबर 37 क्या है? किसका कथन है मैं काल के सारे धर्म मानता हूं क्योंकि प्रत्येक धर्म मुझे ईश्वर तक ले जाता है। जितने भी धर्म हैं उनके मूल सिद्धांतों में कोई अंतर नहीं है। पथ भले ही अलग अलग हों, सभी धर्मों की मंजिल एक ही है। अतः यह आवश्यक है कि सभी धर्मों को समान आदर दिया जाए। स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, गुड गेल, ये किनका कथन है? तो ये आपका स्वामी विवेकानंद का कथन है। ऑप्शन नंबर अ सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 38, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, डीपीएसपी, भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व कौन से में आता है? भाग 4 में आता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से 51। अनुच्छेद 36 से 51 में आता है भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत राज्य को अपनी नीति इस प्रकार संचालित करने का निर्देश दिया गया है जिससे पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका प्राप्ति के साधन, ठीक है, देश के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व एवं नियंत्रण, समान कार्य हेतु स्त्री पुरुषों के लिए समान वेतन तथा बच्चे के लिए गरिमामय वातावरण में विकास संभव हो सके। यह किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो बताइए। प्रश्न नंबर 38, तो 36 से 51 के बीच में अनुच्छेद होगा, तो 38 का उत्तर क्या हो जाएगा? तो 36 से 51 तो अनुच्छेद 39 का ये मूल है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत राज्य को अपनी नीति इस प्रकार संचालित करने का निर्देश दिया गया है। भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य को, मान लीजिए हमारा राज्य क्या है, यूपी है, किसी का बिहार है, ठीक है, किसी का झारखंड, किसी का वेस्ट बंगाल, तो हर एक राज्य को राज्य के नीति निर्देशक अपने इस प्रकार बनाने हैं कि जिसमें पुरुष और स्त्री क्या हो, सभी नागरिकों को जाति, धर्म, लिंग, रंग, वर्ण के आधार पर बिना भेदभाव किए समान रूप से सबको जीविका प्राप्ति, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तौर पे उनको पैसा, रोटी, कपड़ा, मकान के साधन, देश के भौतिक संसाधन आपके, ठीक है, जो भी आपके भौतिक संसाधन हो गए, स्वामित्व एवं नियंत्रण, समान कार्य हेतु स्त्री और पुरुषों के लिए समान वेतन तथा बच्चों के लिए गरिमामय वातावरण में विकास संभव हो सके। यह किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 39 से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 39, अनुच्छेद 39 का कार्य था और प्रश्न नंबर 39 आ गया। तो खैर वो तो डाइट का कार्य है बीटीसी प्रशिक्षण, सेवारत प्रशिक्षण, विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण, उपर्युक्त सभी। तो डाइट का क्या कार्य है आपको पता है? डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान का क्या कार्य है? ठीक है, तो 39 का उत्तर बताएंगे। तो डाइट का कार्य क्या है? उपर्युक्त सभी, यानी कि बीटीसी प्रशिक्षण भी डाइट में होता है, कुछ लोग डाइट से बीटीसी करते हैं, कुछ प्राइवेट से, ठीक है, और जो डाइट होता है वो किसके कंट्रोल में होता है? वो पीएनपी के कंट्रोल में होता है, ठीक है। सेवारत प्रशिक्षण भी करवाता है, विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण लगभग 6 मंथ का होता है, ये भी होता है, और उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न 40, जिला परियोजना कार्यालय का उद्देश्य है शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को पूर्ण करना। तो जिला परियोजना कार्यालय का क्या उद्देश्य है? शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को पूर्ण करना, बीआरसी प्रशिक्षण, विद्यालय भवन का निर्माण, उपर्युक्त सभी।
तो जिला परियोजना कार्य का कार्य क्या है? उपर्युक्त सभी, यानी कि शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को पूर्ण करना, यानी कि हर एक वर्ग, हर एक जाति के लोगों को हर तरीके से निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दिलवाना, ये सार्वभौमिकरण कहलाता है। बीआरसी पे प्रशिक्षण भी चलता है। ब्लॉक संसाधन केंद्र विद्यालय भवन का निर्माण भी करवाता है जिला परियोजना कार्यालय, और उपर्युक्त सभी, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न नंबर 41, 6 से 14 वर्ष के वर्ग के छात्रों हेतु अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। धारा 45 के अंतर्गत, धारा 55 के अंतर्गत, धारा 46 के अंतर्गत, धारा 48 के अंतर्गत। तो 41 का उत्तर क्या हो जाएगा? धारा 45 के अंतर्गत। ठीक है। 36 से 51 क्या है आपका? डीपीएसपी है। भारतीय संविधान का भाग 4 में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो 36 से 51 इसी में क्या आता है? धारा 45 आता है। आपको पता है जो यूपी में वैकेंसी आती है तो राज्य का वैकेंसी क्या होता है? ये प्राथमिक जो विद्यालय होते हैं शिक्षा, उसमें सरकार करती है। तो 6 से 14 वर्ष के वर्ग के अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान धारा 45 के अंतर्गत, क्योंकि डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाले अनुच्छेद के अंतर्गत, भाग के अंतर्गत, चौथे भाग में 36 से 51 के अंतर्गत 45वां अनुच्छेद धारा 45 के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बालकों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न। देखिए आपको पीडीएफ डाउनलोड करना होगा। अगर वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा का जो 150 प्रश्न मैंने करवाया है, लगभग 350 प्लस प्रश्नों को बहुविकल्पी मैंने कराया है प्रथम प्रश्न पत्र में, उसका लेक्चर का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए, नोट्स रिवाइज करने के लिए आप लोग टेलीग्राम से जुड़ के, वहाँ से टेलीग्राम से आप, वहाँ पर मैं अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप लोग लोड कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 42 क्या है? शिक्षा बिना बोझ के का संबंध है? यशपाल समिति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, कोठारी आयोग, मैकाले का विवरण पत्र। तो शिक्षा बिना बोझ का संबंध किससे है? तो प्रश्न नंबर 42 का उत्तर क्या हो जाएगा? यशपाल समिति, शिक्षा बिना बोझ के। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 43, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब बनी? 1986 में, 87 में, 1988 में, 1992 में। ये तो प्रश्न में बार बार पढ़ा रहा हूँ, तो ये आप लोगों को प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। तो प्रश्न नंबर 43 का उत्तर क्या आ जाएगा? सन 1986 में। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब बनी? 1986 में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 44, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कुल कितने खंडों में बांटा गया है? 12 खंड, 13 खंड, 14 खंड या 10 खंड? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कुल कितने खंडों में बांटा गया है? तो 44 का उत्तर हो जाएगा 12 खंडों में। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 12 खंडों में विभाजित किया गया है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 45। प्रश्न नंबर 45 क्या है? एक सेकेंड। तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना किस स्तर पर की जाती है? जनपद स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, मंडल स्तर पर, कि कोई नहीं स्तर पे? तो 45 का उत्तर क्या हो जाएगा? तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का स्थापना ब्लॉक स्तर पर होता है। ठीक है, गांव गांव स्तर पर नहीं होता है, ब्लॉक स्तर पर होता है। प्रश्न नंबर 46, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में कितने वर्ष तक शिक्षा दी जाती है? 3 वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष? तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में कितने वर्ष तक शिक्षा दी जाती है? तो प्रश्न नंबर 46 का उत्तर हो जाएगा 3 वर्ष। ठीक है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में 3 वर्ष की तक शिक्षा दी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न उसी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से रिलेटेड है। तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में बालिकाओं का आयु वर्ग है 11 से 14 वर्ष, 15 से 18 वय वर्ग, 6 से 14 वय वर्ग, कोई नहीं? तो बताएंगे। ये तो पता होगा कि 3 वर्ष तक क्या होता है, वहाँ पे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो 47 का उत्तर ये बताना है कि कितने उम्र के बच्चों को वहाँ तक पढ़ाया जाता है। तो जो 11 से 14 वर्ष के बीच में होते हैं उनको क्या किया जाता है? कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में प्रवेश देने का आयु वर्ग है 11 से 14 वर्ग ही होना चाहिए। प्रश्न नंबर 48 फिर उसी से, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना किस प्रकार के ब्लॉक में की जाती है? तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना किस प्रकार के ब्लॉक में की जाती है? शैक्षिक रूप से पिछड़े, शैक्षिक रूप से परिपूर्ण, दोनों, कोई नहीं? तो 48 का उत्तर क्या हो जाएगा? शैक्षिक रूप से जो पिछड़े होते हैं। ठीक है, जो जो ब्लॉक, मान लीजिए आपका ब्लॉक जहाँ भी हो, तो वो ब्लॉक अगर शैक्षिक रूप से पिछड़ा है तो वहाँ पे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय
अवश्य होना चाहिए और 11 से 14 वर्ष के बच्चों को वहाँ पे प्रवेश मिलेगा। 3 वर्ष तक वहाँ पे उनको प्रवेश मिला रहेगा, 3 वर्ष तक की शिक्षा दी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 49। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में बालिकाओं को किस कक्षा में प्रवेश दिया जाता है? तो कस्तूरबा गांधी बालिकाओं को किस कक्षा में प्रवेश दिया जाता है? कक्षा 6, 7, 8 सभी। तो बताइए। तो 11 से 14 वर्ष होना चाहिए। तो प्रश्न नंबर 49 का उत्तर क्या आ जाएगा? किस वर्ष में प्रवेश दिया जाता है? तो कक्षा 6 में प्रवेश दिया जाता है। तो 49 का उत्तर क्या आ जाएगा? कक्षा 6, यानी कि 6 से 8 वाले में दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या है, किस वर्ग किस कक्षा में तो प्रवेश दिया जाता है? तो कक्षा 6 में प्रवेश दिया जाता है। तो प्रश्न नंबर 50 देखिए, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में बालिकाओं को शिक्षा किन किन कक्षाओं में दी जाती है? 6, 7, 8, 4, 5, 6, 1, 2, 3 सभी। तो प्रश्न नंबर 50 का उत्तर क्या हो जाएगा? 6, 7, 8। क्या हो जाएगा? 6, 7, 8 में प्रवेश दिया जाता है और 11 से 14 वर्ष। तो अगर बालक 6 वर्ष होता है तो प्राइमरी स्कूल में जाता है। तो 6, उसके बाद 7 और 8 ये आपका पड़ता है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में, बालिकाओं को दिया जाता है। ठीक है, 6, 7, 8 में। नेक्स्ट प्रश्न 51। ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष होता है प्रधानाध्यापक, ग्राम प्रधान, अध्यापक, कोई नहीं। तो ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? प्रश्न नंबर 51 का उत्तर क्या हो जाएगा? ग्राम प्रधान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ब सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 52। नेक्स्ट प्रश्न 52 क्या है? ग्राम शिक्षा समिति का सचिव होता है प्रधानाध्यापक, ग्राम प्रधान, दोनों, कोई नहीं। तो क्या होता है? प्राइमरी विद्यालय में बनता है ग्राम शिक्षा समिति, आप लोग को पता होगा। तो प्रश्न नंबर 52 का उत्तर क्या जगह? तो ग्राम शिक्षा समिति का सचिव होता है प्रधानाध्यापक। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 53। ग्राम शिक्षा समिति में कितने अभिभावक होते हैं? 3, 2, 1, 6। तो ग्राम शिक्षा समिति में कितने अभिभावक होते हैं? प्रश्न नंबर 53 का उत्तर क्या हो जाएगा? 3 होते हैं। तो ग्राम शिक्षा समिति में 3 अभिभावक और एक सचिव हो जाएंगे, आपके प्रधानाध्यापक जी सचिव हो जाएंगे और अध्यक्ष कौन हो जाएगा? ग्राम प्रधान हो जाएगा। अध्यक्ष प्रधान हो जाएगा। उस गांव का प्रधान क्या होगा? अध्यक्ष होगा। सचिव क्या होंगे? वहाँ के प्रिंसिपल होंगे और 3 क्या होंगे? गांव के अभिभावक होंगे, उन बच्चों के अभिभावक होंगे। तो ग्राम शिक्षा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? देखिए प्रश्न नंबर 54 का उत्तर बताइए। ऑप्शन सामने है आपके। 5 सदस्य होते हैं, 6, 7, कोई नहीं। तो बताइए कितने सदस्यीय गठन होता है इसमें? तो 54 का उत्तर क्या हो जाएगा? 5 सदस्यीय होता है। 3 आपका क्या हो गए? बच्चों के अभिभावक। एक प्रिंसिपल जो होते हैं वो क्या होते हैं? सचिव होते हैं। और प्रधान क्या होता है? वहाँ का अध्यक्ष होता है। तो 2 ये हो गए और 3 ये, तो टोटल कितने हो गए? 5 लोग गए ग्राम शिक्षा समिति में, 5 सदस्य हो गए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 55। ग्राम शिक्षा समिति में कितने महिला अभिभावकों का होना आवश्यक है? 1, 2, 3, 4। बताइए कितने महिला अभिभावक होना चाहिए ग्राम शिक्षा समिति में? तो प्रश्न नंबर 55 का उत्तर क्या हो जाएगा? एक महिला अभिभावक जरूर होनी चाहिए, यानी कि किसी बच्चे का एक महिला अभिभावक होनी चाहिए, उसकी मदर होनी चाहिए। बाकी 2 का आप क्या कर सकते हैं? उनके कोई अभिभावक या तो मेल या फीमेल हो सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 56 क्या है? ग्राम शिक्षा समिति का गठन किस धारा के अंतर्गत आता है? धारा 12, धारा 45, धारा 14, कोई नहीं। तो ग्राम शिक्षा समिति का गठन किस धारा के अंतर्गत आता है? तो 56 का उत्तर हो जाएगा धारा 12 के अंतर्गत। तो ग्राम शिक्षा समिति का गठन धारा 12 के अंतर्गत आता है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 57। ग्राम शिक्षा समिति का गठन किस वर्ष किया गया? वर्ष 2000, वर्ष 2002, वर्ष 2004, कोई नहीं। तो ग्राम शिक्षा समिति का गठन कब किया गया था? तो 57वां का उत्तर हो जाएगा सन 2000 में किया गया था ग्राम शिक्षा समिति का गठन। प्रश्न नंबर 58। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का गठन किस वर्ष हुआ? 1972, 1973, 1977, 1992। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद। प्रश्न नंबर 58 बताएंगे। तो 1972 में हुआ था उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद।
नेक्स्ट प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का गठन 1972 में। नेक्स्ट प्रश्न 59। 59 क्या है? बीआरसी समन्वयक, सह समन्वयक, ठीक है, कोऑर्डिनेटर और असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर अपने विकास क्षेत्र की न्याय पंचायत के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों का माह में कितनी बार निरीक्षण करते हैं? 2 बार, 3 बार, 4 बार, 1 बार? तो बताइए, जो बीआरसी समन्वयक होते हैं, सह समन्वयक, अपने विकास क्षेत्र में, यानी कि जो उनका अधिकार क्षेत्र है, वो उनके न्याय पंचायत में जितने भी विद्यालय आते हैं, महीना में वो कितनी बार चेक कर सकते हैं? तो महीने वो बस 2 बार निरीक्षण करते हैं। प्रश्न नंबर 60 देखिए, एनपीआरसी के प्रमुख को क्या कहते हैं? ठीक है, एनपीआरसी का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट करके बताएंगे। संकुल प्रभारी कहते हैं, बीएसए कहते हैं, एसडीआई कहते हैं, सभी कहते हैं। तो 60 का उत्तर बताएंगे क्या हो जाएगा? तो 60 के एनपीआरसी के प्रमुख को हम लोग क्या कहते हैं? संकुल प्रभारी कहते हैं। तो प्रश्न नंबर 60 का उत्तर क्या हो जाएगा? एनपीआरसी के प्रमुख को संकुल प्रभारी कहते हैं। ये प्रश्न आ सकता है। प्रश्न नंबर 61, एनपीआरसी समन्वयक यानी कि संकुल प्रभारी, तो एनपीआरसी के जो प्रमुख होते हैं संकुल प्रभारी, उनके समन्वयक अपने विकास क्षेत्र के विद्यालयों का निरीक्षण प्रत्येक माह में कितनी बार कर सकते हैं? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार? बताएंगे। तो एनपीआरसी के जो समन्वयक होते हैं या प्रमुख होते हैं संकुल प्रभारी, हर एक जिले में क्या होते हैं? एनपीआरसी होते हैं हर एक। तो संकुल प्रभारी कितनी बार कर सकते हैं? तो 2 बार कर सकते हैं, चाहे वो संकुल प्रभारी हो, चाहे वो सह समन्वयक हो, बीआरसी के समन्वयक हो, चाहे सह समन्वयक हो, वो क्या कर सकते हैं? 2 बार ही महीने में निरीक्षण कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 62। प्रश्न नंबर 62 क्या है? राज्य परियोजना कार्यालय है लखनऊ में, इलाहाबाद में, वाराणसी में, मथुरा में? तो राज्य परियोजना कार्यालय कहाँ पे है? प्रश्न नंबर 62 का उत्तर हो जाएगा आपका लखनऊ। तो राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ में है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 63, राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान है, तो नेशनल साइंस एजुकेशन संस्थान बताना है कहाँ पे है? तो राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान कहाँ? इलाहाबाद, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर? प्रश्न नंबर 63 का उत्तर क्या हो जाएगा? ये इलाहाबाद में है। पीएनबी प्रयागराज इलाहाबाद में भी है। तो उसी प्रकार राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान भी क्या यहाँ पे है? इलाहाबाद में है। नेक्स्ट प्रश्न 64, राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय का गठन किस वर्ष हुआ? 1989 में, 1999 में, 1987 में, 1991 में? तो राजर्षि टंडन मुक्त मुक्त विश्वविद्यालय का गठन सन 1999 में हुआ था। ठीक है, कारगिल वार के टाइम हुआ था। राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय 1999, ऑप्शन नंबर 2 याद रखेंगे। सीमैट कहाँ है? ठीक है, CMAT, इसका फुल फॉर्म आप लोग कमेंट करके बताएंगे। सीमैट कहाँ है? इलाहाबाद में, लखनऊ में, आगरा में, या कानपुर में? तो 65 का उत्तर क्या जाएगा? सीमैट आपका कहाँ पे है? ये भी इलाहाबाद में है। राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय भी, ये दोनों कहाँ पे है? इलाहाबाद में है। सॉरी, राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय नहीं, ये राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान और सीमैट, ये दोनों इलाहाबाद में है। प्रश्न नंबर 66 देखिए, एनसीईआरटी का गठन, एनसीईआरटी का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट करके बताएंगे। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, राज्य शैक्षिक अनुसंधान शिक्षा अनुसंधान एवं परिषद होता है। तो एनसीईआरटी का गठन हुआ 1981 में, 1961 में, 92 में, 1972 में? तो एनसीईआरटी का गठन कब हुआ? प्रश्न नंबर 66 का उत्तर हो जाएगा 1981 में। ऑप्शन नंबर और सही हो जाएगा 1981। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 67, एनसीईआरटी का गठन किस वर्ष हुआ? फिर से वही प्रश्न। तो एनसीईआरटी का गठन 1981 में हुआ था।
देखिए दोनों में अभी डिसाइड नहीं है, थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा है। 1981 और 61 में डाउट है, तो इस प्रश्न को भी काट देंगे। इसका मैं बाद में बता दूंगा आपको क्लियर करके, अभी डाउट में है। प्रश्न नंबर 68 देखिए, राज्य शिक्षा संस्थान का स्थापना किस वर्ष की गई? तो प्रश्न नंबर 68 क्या है, राज्य शिक्षा संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1964, 65, 90 या 1957? तो राज्य शिक्षा संस्थान की स्थापना कब की गई थी? सन 1964 में। प्रश्न नंबर 68 का उत्तर ऑप्शन नंबर अ हो जाएगा, 1964। प्रश्न नंबर 69 देखिए, एनसीटीई नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन, ठीक है, क्या जगह, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का गठन किस वर्ष हुआ? 1995। एनसीटी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी का गठन पूछ रहा है, 1995, 1986, 1987, 1981। तो प्रश्न नंबर 69 का उत्तर क्या होगा? प्रश्न नंबर 69 का उत्तर हो जाएगा 1995 में। तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना 1995 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 70, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में प्रवेश लेकर किस कक्षा तक प्रवेश या शिक्षा दी जाती है? तो बताएंगे प्रश्न नंबर 70 का उत्तर। तो प्रश्न नंबर 70 का उत्तर क्या होगा? 10 होगा कि 8 होगा, 7 होगा, 5 होगा? तो किस कक्षा तक प्रवेश दी जाती है, प्रवेश लेकर किस कक्षा तक शिक्षा दी जाती है? कस्तूरबा गांधी विद्यालय में प्रवेश लेकर किस कक्षा तक शिक्षा दी जाती है? प्रश्न नंबर 70 का उत्तर क्या हो जाएगा? कक्षा 8 तक, ठीक है, यानी कि 6, 7, 8 यही 3 कक्षाओं का अध्ययन मिलता है, वो भी बालिकाओं को। और 11 से 14 वर्ष के बालिकाओं को एक 6, एक 7, एक 8 यानी कि 3 वर्ष ही शिक्षा दी जाती है कस्तूरबा गांधी बालिका विश्वविद्यालय में, ठीक है, सॉरी विद्यालय में, विश्वविद्यालय नहीं। प्रश्न नंबर 71, सब पढ़ें सब बढ़ें किसका उद्देश्य है? सर्व शिक्षा अभियान, प्रौढ़ शिक्षा अभियान, साक्षरता अभियान, कोई नहीं। तो सब पढ़ें सब बढ़ें किसका उद्देश्य है? तो प्रश्न नंबर 71 का उत्तर हो जाएगा सर्व शिक्षा अभियान का ये उद्देश्य है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 72, मानवीय संसाधन नहीं है, बालक, शिक्षक, प्रधानाध्यापक, श्यामपट्ट। बताइए मानवीय संसाधन नहीं है, कौन इसमें मानवीय संसाधन नहीं है, यानी कि मनुष्य मनुष्य वो नहीं है? तो ऑब्वियसली श्यामपट्ट है। बालक भी क्या होता है? मानवीय होता है। शिक्षक भी क्या होता है? ह्यूमन होता है। प्रधानाध्यापक भी क्या होता है? ह्यूमन होता है। श्यामपट्ट क्या होता है? जीवित नहीं होता है। प्रश्न नंबर 73, नगर शिक्षा संसाधन केंद्र जो कि नगर क्षेत्र के लिए है का संक्षिप्त रूप है? बीआरसी, यूआरसी, ठीक है, यूआरसी, इसको कहेंगे बीआरसी, या दोनों, या कोई नहीं? तो 73 का उत्तर बताएंगे, तो यूआरसी, ठीक है। तो नगर शिक्षा संसाधन के क्या कहेगा? यूआरसी। रूरल मतलब ग्रामीण होता है, और अर्बन माने शहरी, यानी कि अर्बन रिसोर्स सेंटर। इसी को क्या कहेंगे? नगर शिक्षा संसाधन केंद्र, उसको क्या कहेंगे? यूआरसी। और बीआरसी आपका क्या होगा? ग्रामीण क्षेत्र वाला हो जाएगा। प्रश्न नंबर 74 देखिए, स्वतंत्रता के बाद भारत की साक्षरता दर बढ़ी है, घटी है, स्थिर है, उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो स्वतंत्रता के बाद भारत की साक्षरता दर क्या हुई? प्रश्न नंबर 74 की उत्तर क्या हो जाएगी? बढ़ी है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न 75 देखिए, एनसीएफटीई, एनसीएफटीई ये क्या हो जाएगा? एनसीएफ राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा फॉर टीचर्स एजुकेशन, यानी कि टीचरों के लिए होता है। तो एनसीएफटीई में 10th प्लस 2 के बाद कितने वर्ष के प्रशिक्षण की चर्चा है? 1 वर्ष। तो एनसीएफटीई में 10th प्लस 2 के बाद कितने वर्ष के प्रशिक्षण की चर्चा है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 4 या 5 वर्ष, या 10 वर्ष? बताएंगे। तो प्रश्न नंबर 75 का उत्तर क्या होगा? तो प्रश्न नंबर 75 का उत्तर हो जाएगा 4 या 5 वर्ष। ऑप्शन नंबर 100 सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 76 देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के निर्माण हेतु गठित राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष थे। तो जो राष्ट्रीय एनसीएफ यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा क्या कहेंगे? नेशनल करिकुलम ऑफ फ्रेमवर्क, इसको कहेंगे नेशनल
मतलब राष्ट्रीय करिकुलम मतलब पाठ्यचर्या, फ्रेमवर्क मतलब रूपरेखा, यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। एनसीएफ 2005 के निर्माण जब हुआ था उस टाइम क्या हुआ था, गठित हुआ था एक राष्ट्रीय संचालन समिति। उस टाइम उसके अध्यक्ष कौन थे? तो राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष थे प्रोफेसर यशपाल। ऑप्शन नंबर वो सही हो जाएगा। हम लोग प्रश्न नंबर 77 नेक्स्ट वीडियो से पढ़ेंगे, इसका उत्तर आप लोग तब तक खोज लीजिएगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 कितने अध्याय में विभक्त है? 4, 6, 5, 7। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेलीग्राम से डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, जो आपको ना प्रश्न समझ में आया हो, कुछ भी पूछना हो कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय